नक्सलबाड़ी से निकली आग जिस तेजी से फैली उसका किसी को अनुमान नहीं था। बंगाल के इस छोटे से गांव में जो कुछ हुआ था उसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई दी। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज के बच्चों ने अपनी डिग्रियां जलाई और नक्सलबाड़ी की ओर चल पड़े। हिंसा हमेशा से सबसे सरल रास्ता लगता है, लेकिन गांधी के देश में यह जो कुछ हो रहा था उससे सब भौचक्के थे। नक्सल आंदोलन की तथाकथा में एक बार फिर आपका स्वागत है। 1967 के वसंत के वज्रपात की गूंज अभी थमी नहीं थी कि उसका असर बंगाल के सबसे मेधावी मस्तिष्क पर दिखने लगा। कलकत्ता, जो अपनी बौद्धिकता और संस्कृति के लिए मशहूर था, अचानक एक युद्ध के मैदान में बदल गया। प्रेसिडेंसी कॉलेज, स्कॉटिश चर्च और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वे छात्र जो कल तक शेक्सपियर और मार्क्स को लाइब्रेरी के शांत कमरों में पढ़ते थे, अब सड़कों पर नारे लगा रहे थे। इनमें से कई छात्र गोल्ड मेडलिस्ट थे, कई ऐसे थे जिनके लिए विदेश के रास्ते खुले थे, लेकिन चारू मजूमदार के एक आह्वान ने उनकी दुनिया बदल दी। चारू मजूमदार ने कहा था, जाओ गाँव में जाओ, वहाँ के गरीबों किसानों के साथ रहो, उनके जैसा खाओ और उनके दुश्मनों को पहचानो। अश्लेषा मजूमदार और सौमेन मित्र जैसे हजारों नौजवानों ने अपनी आरामदायक जिंदगी, अपनी किताबें और अपने माता पिता के सपनों को एक झटके में त्याग दिया। उन्होंने अपनी डिग्रियां फाड़ दी और हाथ में झोला लेकर मेदिनीपुर, बीरभूम और सिलीगुड़ी की पगडंडियों पर निकल पड़े। यह एक रोमांटिक क्रांति का दौर था जहां मौत को गले लगाना सबसे बड़ा गौरव माना जाने लगा। गांव में पहुंचकर इन शहरी युवाओं को एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। किसान का दुख तो बड़ा था, लेकिन वह बंदूक उठाने के लिए उतना तैयार नहीं था जितना ये छात्र समझ रहे थे। यहीं पर चारू मजूमदार ने खत्म करने यानी एनिहिलेशन का खतरनाक सिद्धांत पेश किया। उन्होंने तर्क दिया कि जब तक वर्ग शत्रु यानी जमींदार, सूदखोर, पुलिस मुखबिर का शारीरिक रूप से अंत नहीं होगा, तब तक गरीब के मन से डर नहीं निकलेगा। कलकत्ता की दीवारों पर लाल शाही से लिखा जाने लगा, चीन के चेयरमैन हमारे चेयरमैन। युवाओं की टोलियां रात के अंधेरे में उन लोगों को सूचियां बनाने लगी जिन्हें वे जनता का दुश्मन समझते थे। पहले जो लड़ाई हक की थी, अब वह सिर काटने और गुप्त हत्याओं के दौर में बदल गई। इस हिंसा ने आंदोलन से उन पुराने कम्युनिस्टों को दूर कर दिया जो लोकतंत्र और सामूहिक संघर्ष में विश्वास रखते थे। 1970 आते आते यह हिंसा गांवों से लौटकर फिर कलकत्ता की गलियों में घुस आई। अब निशाना सिर्फ जमींदार नहीं थे, बल्कि पुलिसकर्मी, सरकारी अधिकारी और यहाँ तक कि वे शिक्षक भी थे जो इस विचारधारा से असहमत थे। कलकत्ता की मशहूर कालीबाड़ी और कॉलेज स्ट्रीट के पास आए दिन बम धमाके और छुरेबाजी होने लगी। एक तरफ क्रांतिकारी छात्र थे तो दूसरी तरफ पुलिस की स्पेशल ब्रांच। पुलिस ने भी अपनी रणनीति बदली। अब गिरफ्तारियां कम और एनकाउंटर ज़्यादा होने लगे। हावड़ा और दमदम की जेलों में बंद कैदियों के साथ जो हुआ वह मानवीय क्रूरता की पराकाष्ठा थी। सत्ता ने ठान लिया था कि इस लाल जहर को किसी भी कीमत पर सुखाना है। जब बंगाल पूरी तरह से अराजकता की चपेट में आ गया तो केंद्र में बैठी इंदिरा गांधी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा और कांग्रेसी नेता सिद्धार्थ शंकर रे को कमान सौंपी गई। 1971 में भारतीय सेना और पश्चिम बंगाल पुलिस ने मिलकर एक विशाल साझा अभियान शुरू किया जिसे ऑपरेशन स्टीपल चेस का नाम दिया गया। यह अभियान किसी विदेशी दुश्मन के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने ही देश के भटके हुए युवाओं के खिलाफ था। पुलिस ने संदिग्ध इलाकों को चारों तरफ से घेर लिया। पिंजरे की तलाशी यानी केज सर्च के नाम पर हजारों युवाओं को उनके घरों से घसीटकर बाहर निकाला गया। टॉलीगंज से लेकर बारानगर तक कलकत्ता की हुगली नदी के किनारे अक्सर सुबह सुबह ऐसे नौजवानों की लाशें मिलती थी जिनकी उम्र मुश्किल से 20 से 22 साल रही होगी। यह बंगाल की एक पूरी पीढ़ी का नरसंहार था जिसने मध्य वर्ग की कमर तोड़ दी। 1972 के मध्य तक आते आते नक्सल आंदोलन अपनी सबसे कठिन घड़ी में था। कानू सान्याल और जंगल सांथाल जैसे बड़े नेता जेलों में थे। चारू मजूमदार भूमिगत थे। उनका शरीर दमे और हृदय रोग से बुरी तरह जर्जर हो चुका था। अंततः 16 जुलाई 1972 को पुलिस ने उन्हें कलकत्ता के एक गुप्त ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया। कोलकाता के लाल बाजार के पुलिस मुख्यालय में लॉकअप में उन्हें बिना ऑक्सीजन और दवाइयों के रखा गया। 28 जुलाई 1972 की सुबह भारतीय नक्सल आंदोलन के इस सबसे बड़े और विवादास्पद चेहरे की जेल में ही मृत्यु हो गई। उनके निधन के साथ ही नक्सलबाड़ी का वह पहला अध्याय समाप्त हो गया। नेतृत्व विहीन होकर आंदोलन दर्जनों गुटों में बंट गया। नक्सलबाड़ी का वह जुनून जो समाज बदलने के लिए शुरू हुआ था, अपनी ही हिंसा के बोझ तले दब गया।
कलकत्ता के उन मध्यम वर्गीय घरों में आज भी ऐसे कई बूढ़े माता पिता हैं जिनके बेटे 1971 में घर से निकले और फिर कभी वापस नहीं आए। वे बरसों तक दरवाजों की कुंडी बजने पर चौंकते रहे, लेकिन क्या यह अंत था? नहीं। बंगाल में भले ही यह आंदोलन कुचल दिया गया था, लेकिन इसकी राख में कुछ चिंगारियां अभी भी बाकी थी। वे चिंगारियां सुदूर दक्षिण में आंध्र प्रदेश के जंगलों और बिहार के मैदानी इलाकों की ओर बढ़ रही थी, जहां एक नया नेतृत्व और एक नई रणनीति तैयार हो रही थी।